Hello guys, this is Sarma Savita and welcome to your on classes, शर्मा एजुकेशन क्लासेस। सो बेटा हिस्ट्री कर रहे हैं हम क्लास 8th की, जिसमें फर्स्ट चैप्टर हम कर चुके हैं और सेकंड चैप्टर इस वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, चैप्टर का नेम है द स्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर की स्टैब्लिशमेंट, भारत में ब्रिटिश एम्पायर की स्थापना, ये हमारे चैप्टर का नाम है। चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? ब्रिटिशर्स जो इंडिया में आते हैं एज ए ट्रेडर आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्टैब्लिशमेंट होती है, अदर कंट्रीज से भी जो कंपनियां हैं वो सेटअप करी जाती हैं, फिर उनके बीच में ट्रेड जो है वो किस तरह से बैटल्स का रीज़न बनता है, कौन सी बैटल्स उसके थ्रू होती हैं, ये सारी चीज़ें और भी कुछ टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक नाउ। इन द 18th सेंचुरी, 18वीं सदी में यूरोपियन ट्रेड हैड बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। यूरोपियन जो व्यापार था वो महत्वपूर्ण बन जाता है, बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। मैनी स्कॉलर्स एंड किंग्स sought to increase their wealth, which reflected their national power and influence in the world. Many scholars, बहुत सारे विद्वान, एंड राजा क्या करते हैं? सो टू इंक्रीज देयर वेल्थ, अपनी वेल्थ को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, मतलब धन बढ़ाना चाहते हैं। विच रिफ्लेक्टेड, जिससे क्या हो, देयर रिफ्लेक्टेड देयर नेशनल पावर, उनकी जो राष्ट्रीय शक्ति है वो रिफ्लेक्ट हो, एंड इन्फ्लुएंस इन द वर्ल्ड, और संसार में क्या है, इन्फ्लुएंस हो, मतलब प्रभाव हो। New trade routes had already been discovered during the voyages in the 15th century. New trade routes, नए जो व्यापार के रास्ते थे, had already been discovered, पहले खोजे जा चुके थे, during the voyages मतलब यात्राओं के दौरान, in the 15th century 15वीं सदी में ही खोजे जा चुके थे। ओके, मर्केंटिलिज्म एज ए थ्योरी, मर्केंटिलिज्म मतलब व्यापारवाद एज ए थ्योरी, एक सिद्धांत के थ्रू अगर हम देखते हैं, सजेस्टेड दैट, सुझाव देता है, गवर्नमेंट प्लेड ए ग्रेटर रोल इन द इकोनॉमी ऑफ द कॉलोनीज, कि गवर्नमेंट जो है वो एक ग्रेटर रोल प्ले करती है किसमें, इन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में, ऑफ द कॉलोनीज, उपनिवेशों की। कि मर्केंटलिज्म जो वर्ड है, ये अगर हम देखते हैं, ये एक सिद्धांत है जो सुझाव देता है कि गवर्नमेंट महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है उपनिवेशों की अर्थव्यवस्था में। मर्केंटलिज्म इन शॉर्ट, अगर हम शॉर्ट में देखते हैं इसे, केम टू बी एसोसिएटेड विद बिल्डिंग एम्पायर्स इन द कॉलोनीज, कॉलोनीज में एम्पायर खड़ा करने से संबंधित है, ठीक है। मर्केंटलिज्म जो है अगर हम शॉर्ट में देखते हैं तो किससे संबंधित है? विद बिल्डिंग एम्पायर्स इन द कॉलोनीज, उपनिवेशों में एम्पायर खड़ा करने से संबंधित है। इट वॉज कंसिडर्ड, ऐसा माना जाता है, नेसेसरी फॉर द एमरजेंस ऑफ इम्पीरियलिज्म, कि ये जो है नेसेसरी है, ज़रूरी है, फॉर द एमरजेंस ऑफ इम्पीरियलिज्म, मतलब साम्राज्यवाद की उद्भव के लिए। साम्राज्यवाद के उद्भव के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? मर्केंटलिज्म। इम्पीरियलिज्म मतलब साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद क्या होता है? साम्राज्यवाद का मतलब होता है कि एक ही, मतलब किसी पर्टिकुलर रीजन के जो लोग हैं वो अपने एरिया को, अपने रीजन को एक्सटेंड करने के लिए अदर जो नेशन है, या फिर अपने नेशन की पावर को एक्सटेंड करने के लिए अदर नेशन की पावर को अपने कंट्रोल में ले लें, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली। उनकी पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली जो पावर है अदर नेशन की, उसको अपने अंडर कंट्रोल कर लें, अपने राइट्स में ले लें, वो होता है इम्पेरियलिज्म, ठीक है। और मर्केंटाइल या मर्केंटलिज्म क्या होता है? मर्केंटाइल होता है बेटा एक बिजनेस इंटरप्राइजेज, अगर हम देखते हैं बिजनेस इंटरप्राइज से, एक बिजनेस उद्यम से, दैट मेक प्रॉफिट प्राइमरीली थो, सबसे पहले क्या है, मुख्यतः थो ट्रेड, व्यापार के थ्रू मेक्स प्रॉफिट बने, कैसे? बाइंग गुड्स चीप एंड सेलिंग दैम एट हायर प्राइसेस, सस्ते रेटों पर चीज़ों को खरीदना, सामान को खरीदना, एंड सेलिंग दैम एट हायर प्राइसेस, और उसको महंगे रेट में बेचना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इट वाज इन दिस परस्यूट, ये था इन दिस परस्यूट दैट इवन स्मॉल यूरोपियन कंट्रीज लाइक पोर्तुगाल carried about voices of discovery to secure raw material for domestic industry.
एक लक्ष्य ये भी था दैट इवन स्मॉल, यहाँ तक कि जो छोटे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जैसे पुर्तगाल है, उन्होंने भी यात्रा करी है। किसके लिए? ऑफ डिस्कवरी टू सिक्योर रॉ मटेरियल, कच्चे माल को सुरक्षित रखने के लिए, फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, घरेलू उद्यमों के लिए, घरेलू इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल को सिक्योर किया जा सके। दैट्स वाई पुर्तगाल जैसे छोटे छोटे यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी यात्राएं करी हैं। लेटर, बाद में, अदर यूरोपियन नेशंस लाइक स्पेन, डच, फ्रांस एंड जर्मनी ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस क्विस्ट। उसके बाद अदर जो यूरोपियन नेशंस हैं, दूसरे जो यूरोपियन राष्ट्र हैं, जैसे स्पेन है, डच है। डच की अगर हम बात करते हैं तो डच कहाँ से थे? नीदरलैंड से थे। फ्रांसीसी यहाँ पर आते हैं और जर्मनी के जो लोग हैं वो भी इस क्विस्ट में, मतलब इस खोज में पार्टिसिपेट करते हैं। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन कंट्रीज ऑफ एशिया, ब्रिटिश एम्पायर की जो स्थापना है इन कंट्रीज ऑफ एशिया, एशिया कॉन्टिनेंट के देशों में, रिजल्टेड प्राइमरीली फ्रॉम ट्रेडिंग एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़। उसका रिजल्ट क्या होता है? मुख्यतः कैसे शुरू होती हैं ब्रिटिश एम्पायर की स्टैब्लिशमेंट इन देशों में, कैसे शुरू होती है? ट्रेडिंग एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़ से, व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियों से शुरू होती हैं। देखो, अगर हम इसको फर्स्ट चैप्टर से कोरिलेट करते हैं तो फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया में एज ए ट्रेडर आते हैं, है ना। एज ए ट्रेडर वो लोग आते हैं। उस टाइम पे यहाँ पे शासन किनका चल रहा था? जो लोकल राजा और नवाब थे वो शासन कर रहे थे। तो उनको उन्होंने क्या कर लिया था? सब्जुगेट कर लिया था, उनको उन्होंने अपने अंडर कंट्रोल कर लिया था। तो फिर उन्होंने यहाँ पे स्थापना कर ली थी ब्रिटिश एम्पायर की, है ना। नेक्स्ट देखो, तो कैसे शुरू होता है? ट्रेडिंग एंड कमर्शियल एक्टिविटीज से ही शुरू होता है, व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियों से ही शुरू होता है। कमिंग ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, देखो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका आगमन वो कैसे आती है, ठीक है। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑब्टेन्ड ए चार्टर फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट इन 1600। जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एक चार्टर ऑब्टेन करती है, चार्टर लेती हैं फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। किससे? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से इन 1600, मतलब 1600 में वहाँ पे शासन किसका है? रानी शासन कर रही हैं। कौन रानी? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। और उनसे वो चार्टर ऑब्टेन करते हैं। कौन? कंपनी। कौन सी कंपनी? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक चार्टर ऑब्टेन करती है। द चार्टर ग्रांटेड, द चार्टर का मतलब क्या होता है? चार्टर ऑब्टेन करना मतलब यहाँ पर ईस्ट में, देखो अगर हम बात करते हैं जैसे ये ब्रिटिश एम्पायर, यहाँ पर जो है ब्रिटिशर्स हैं, तो फिर जो उनके जो ईस्ट में है, ईस्ट में क्या है? हमारे इधर हम देखते हैं तो फिर इधर इंडिया है, तो फिर ईस्ट में मतलब हमारे इधर ट्रेड करने के लिए वो उनसे परमिशन ले लेते हैं। उस चार्टर का मतलब क्या था? द चार्टर ग्रांटेड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट। चार्टर उनको क्या छूट दे देता है? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सोल राइट दे देता है, मतलब एकाधिकार दे देता है ट्रेड करने का। किसके साथ में? विद द ईस्ट। ड्यू टू दिस चार्टर नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप, इस चार्टर के दौरान क्या होता है? नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप, कोई भी जो ट्रेडिंग ग्रुप था कुड कम्पीट विद इट इन द ईस्ट। देखो इस चार्टर का मतलब था कि परमिशन, इसके साथ साथ इस परमिशन में क्या चीज़ें इंक्लूड थी कि जो रानी ने, जो क्वीन एलिजाबेथ ने चार्टर दिया, उसका मतलब ये था कि वहाँ की, मतलब इंग्लैंड की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ से अदर जो ट्रेडिंग कंपनीज हैं वो यहाँ आके उनके साथ कॉम्पीट नहीं कर सकती हैं। दिस चार्टर हेल्प द कंपनी, इस चार्टर ने जो है कंपनी की ये हेल्प करता है टू बाई गुड्स एट ए चीप प्राइस, सामान को खरीदने में सस्ते रेट पर, एंड सेल दम एट हायर प्राइस इन यूरोप, और उसी को महंगे प्राइस में यूरोप में बेचने में। चार्टर जो है वो हेल्प करता है कंपनी की, बाई गुड्स एट ए चीप प्राइस, सस्ते रेट पर खरीदो, एंड सेल दम एट हायर प्राइसेस, और उनको महंगे रेट में बेचो। कहाँ पे? इन यूरोप। इट ऑल्सो मीन्ट दैट, इसका अर्थ ये भी है दैट कि द अदर ट्रेडिंग ग्रुप्स ऑफ इंग्लैंड वर एलिमिनेटेड, अदर जो ट्रेडिंग ग्रुप हैं, दूसरे जो व्यापारिक समूह हैं इंग्लैंड के, वर एलिमिनेटेड, उनको हटा दिया गया। एंड देयर वाज नो कॉम्पिटिटर टू ईस्ट इंडिया कंपनी, और यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं था, मतलब उनके साथ जो है कंपटीशन करने वाला कोई अदर दूसरी कंपनी नहीं थी। नेक्स्ट देखो, मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज, मर्केंटाइल
मतलब ये व्यापारिक जो कंपनी है, इन दोज डेज मेड प्रॉफिट्स बाय एक्सक्लूडिंग कॉम्पिटिशन्स। इस दौरान क्या होता है, ये जो कंपनी है उन दिनों बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ले जाती हैं। कैसे? बाय एक्सक्लूडिंग कॉम्पिटिशन्स, कॉम्पिटिटर तो कोई था नहीं, तो उनको छोड़ के ये ज़्यादा प्रॉफिट ले जाती हैं। सो दैट दे कुड बाय चीप, इसकी वजह से क्या हुआ, वो सस्ता खरीद सके, एंड सेल हाई, और महंगे रेट पर बेच सके। हावेवर द रॉयल चार्टर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन कंट्रीज इन एंटरिंग द मार्केट्स ऑफ द ईस्ट। लेकिन अगर हम देखते हैं रॉयल चार्टर को, रॉयल चार्टर मतलब यही चार्टर एक्ट, कुड नॉट प्रिवेंट, ये उससे नहीं बचा सका, किससे? अदर यूरोपियन कंट्रीज इन एंट्रिंग, अदर जो यूरोपियन कंट्रीज थे, दूसरे जो यूरोपियन देश थे, उनकी एंट्री को ईस्ट में नहीं रोक सका। मार्केट के अंदर, ईस्ट में जो मार्केट थी उसमें एंट्रिंग करने से नहीं रोक सका। देखो चार्टर कौन देता है, कौन ऑब्टेन करता है? क्वीन एलिजाबेथ। कहाँ पर है ये? इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड से तो हमें पता चल गया कि इंग्लैंड में तो कोई अदर ट्रेडिंग ग्रुप यहाँ पे नहीं आ सकता है, लेकिन वो तो इंग्लैंड की बात हो रही है ना। इंग्लैंड से अदर जो कंट्रीज़ हैं वो तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो तो एंट्री कर सकते हैं। देखो अगर हम एशिया की बात करते हैं तो हमारे इधर कौन है? पाकिस्तान है। तो मे भी किसी कंट्री के साथ उनकी किसी बात पे बहस हो और वहाँ पे उनका जाना बैन हो, पाकिस्तानी जहाँ पर नहीं जा सकते, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि हम इंडिया वाले, चाइना वाले, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान वो भी नहीं जा सकते। ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो इंग्लैंड से तो ट्रेडिंग कंपनीज नहीं आ सकी, लेकिन वो जो यूरोप तो एक कॉन्टिनेंट है, वहाँ पे अदर कंट्रीज भी थे, तो अदर कंट्रीज को ये चार्टर नहीं रोक पाया। By the time the English crossed the Indian Ocean, the Portuguese had already established their presence. जब तक इंग्लिश जो है, मतलब जब तक अंग्रेज इंडियन ओशियन को पार करते, क्रॉस करते, तब तक क्या हो गया था? पुर्तगीज मतलब जो पुर्तगाली थे उन्होंने अपनी प्रेजेंस यहाँ पे स्टैब्लिश कर ली थी। ऑलरेडी वो स्टैब्लिश कर चुके थे। दे एंटर्ड इंडिया, वो इंडिया में एंटर करते हैं। थो मतलब कहाँ से? थो द वेस्टर्न कोस्ट, कहाँ से? पश्चिमी घाट से वो हैं जो हैं एंटर कर चुके थे। देखो अगर हम इस मैप में देखते हैं तो ब्रिटिशर्स यहाँ से आते हैं, है ना, यहाँ से आते हैं, समुद्र के रास्ते होकर वो आते हैं और कहाँ पर पहुँचते हैं? इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे। ये हमारा इंडिया है तो वो वेस्टर्न कोस्ट पर आते हैं एंड मेड गोवा देयर बेस, और गोवा को अपना आधार बनाते हैं। इट वाज वास्को द गामा, ये वास्को द गामा थे। कौन थे वास्को द गामा? एक पोर्तुगीज एक्सप्लोरर थे, खोजकर्ता थे। हु हैड डिस्कवर्ड द सी रूट, जिन्होंने समुद्र वाले रास्ते की खोज करी थी, है ना। नेक्स्ट देखिए, ऑल द कंपनीज वांटेड टू बाय द सेम थिंग्स, सभी कंपनियां सेम चीज खरीदना चाहती थी। एज 5 क्वालिटीज ऑफ कॉटन, सिल्क, पेपर, क्लोव्स, कार्डमम एंड सिनामन फ्रॉम द इंडियन मार्केट। अदर जो कंपनीज थी वो क्या खरीदना चाहती थी? सेम थिंग खरीदना चाहती थी। देखो अदर कंपनीज कौन सी? जब यहाँ पर स्पेन वाले आ गए हैं, फ्रांसीसी आ गए हैं, पुर्तगीज आ गए हैं, तो इंग्लैंड वाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके साथ साथ अदर कंपनीज भी हो गई। अब सभी सेम थिंग खरीदना चाहते हैं। वो चीज़ें क्या थी? कॉटन, सबको कॉटन चाहिए। सिल्क, सभी को सिल्क चाहिए। पेपर, पेपर होता है स्पाइसी, जैसे काली मिर्च होती है। क्लोव्स, क्लोव्स होती है लौंग। कार्डमम, इलायची। एंड सिनामन, सिनामन क्या होता है? एक स्पाइसी होता है जिसको हम हिंदी में कहते हैं दालचीनी। फ्रॉम द इंडियन मार्केट, इंडियन मार्केट से ये सभी कंपनियां यही सेम चीज़ें खरीदना चाहती थी। ड्यू टू द कॉम्पिटिशन बिटवीन दीज कंपनीज, इन कंपनियों में कंपटीशन के दौरान क्या हुआ? द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट्स वर पुश्ड, जो प्राइस थे प्रोडक्ट के, जो भी उत्पाद थे उनके जो रेट थे वो बढ़ गए। विच रिजल्टेड इन रिड्यूस्ड प्रॉफिट्स, जिससे क्या हुआ? प्रॉफिट जो है वो रिड्यूस हो गया, डिक्रीज हो गया, कम हो गया। कैसे? देखो मान लो ये मेरे पास बुक है, ये एक बुक है, और अगर मैं चाहूँ कि ये, अगर मैं बोलूँ ये बुक 400 रुपये की है, अगर खरीदने वाला एक ही है, अगर खरीदने वाला एक ही है तो मे बी 400 से कम में भी देनी पड़े। लेकिन अगर एक ही बुक है मेरे पास और फिर उसको खरीदने के लिए 4 लोग हैं, तो क्या ये 400 में जाएगी? बिल्कुल नहीं जाएगी। कैसे? क्योंकि एक को अगर 400 की बोला जाएगा तो दूसरे वाले को भी सेम चाहिए, और उसको पता है कि लिमिटेड सोर्स है,
तो फिर वो क्या करेंगे, वो उससे ज़्यादा देने की बात करेंगे, अदर जो तीसरे होंगे वो उससे ज़्यादा। लेकिन अगर यहाँ से, इसका मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट है हमारे पास, फिर उसकी डिमांड बढ़ जाती है, और जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया इस बुक का, तो अगर इसकी डिमांड बढ़ जाएगी तो प्राइस भी तो बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो चीज़ें थी उनका प्राइस बढ़ गया कंपटीशन के चलते, अब प्राइस तो बढ़ गया। लेकिन अगर यूरोप में जाकर बेचते हैं तो कितना ज़्यादा रेट बढ़ा सकते हैं, उतना तो नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि देखो अगर बुक जो है 400 में खरीद के अगर इसको 500 में बेचते हैं, मतलब 100 रुपये प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन अगर जब यहाँ पे कंपटीशन हो गया है तो यहाँ से बुक 450 की खरीदेंगे, तो वहाँ पे कितने की बेच सकते हैं, 510, 520। लेकिन हुआ क्या उससे, यहाँ पे तो कंपटीशन हो गया, प्राइस बढ़ गया, डिमांड बढ़ गई, प्राइस बढ़ गया। अब उसके प्रॉफिट में क्या डिफरेंस आ जाएगा, प्रॉफिट जो 100 रुपये का प्रॉफिट होता था, वहाँ पे अगर 520 का भी देता है तब भी उसको 70 रुपये का ही प्रॉफिट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, जब भी किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है, और प्राइस बढ़ने से जो प्रॉफिट है वो रिड्यूस हो जाता है, प्रॉफिट डिक्रीज हो जाता है। द ओनली वे by which the trading companies could flourish was by eliminating their rivals। अब एक ही रास्ता बचता है जिससे कंपनी जो है, जिससे जो ट्रेडिंग कंपनी है वो फ्लोरिश हो, जिससे ट्रेडिंग कंपनी फले फूले, एक ही रास्ता बचता है, वाज बाय एलिमिनेटिंग देयर रिवाल्स, जिससे उनके जो कॉम्पिटिटर हैं उनको एलिमिनेट कर दिया जाए, जिससे उनके जो प्रतिद्वंदी हैं उनको एलिमिनेट कर दिया जाए। ठीक है, आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। नेक्स्ट जो रिवैलरी अमंग यूरोपियंस है ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा बेटा, और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है देन कमेंट बॉक्स सेक्शन आपका वेट कर रहा है, यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन। ओके, नेक्स्ट क्लास तक आप पढ़ते रहिए, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।